नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है, जहां शोपियां में एनकाउंटर में भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि वहीं एक आतंकी ने सरेंडर भी कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के कनिगम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद रात में इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सरेंडर करने वाले आतंकी की पहचान तसीफ अहमद के रूप में हुई है, लेकिन एनकाउंटर में 3 और आतंकवादी मारे गए हैं, जिनकी पहचान करना बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में सुरक्षा बलों ने अब तक 9 आतंकियों को ढेर किया है। इस साल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन या अलग अलग एनकाउंटर में अब तक 69 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अप्रैल के महीने में 28 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र एटीएस को लेकर आ रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने 7 किलोग्राम से अधिक नेचुरल यूरेनियम को जब्त किया है। अधिकारियों के अनुसार ये करीबन 21.30 करोड़ का प्राकृतिक यूरेनियम था। इसके साथ ही 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये पदार्थ अत्यधिक रेडियोधर्मी और मानव जीवन के लिए खतरनाक है। एटीएस के अधिकारियों ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किए गए विश्लेषण की एक रिपोर्ट के हवाले से ये बात भी कही है। एक विशेष जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एटीएस की नागपाड़ा इकाई ने 27 वर्षीय ठाणे निवासी जिगर पांड्या को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिगर पांड्या इसे अवैध रूप से बेचने की कोशिश कर रहा था और वो एक ग्राहक की तलाश में भी था। पूछताछ के दौरान एटीएस को जानकारी मिली कि यूरेनियम के टुकड़े उसे एक अब्बू ताहिर अफजल हुसैन चौधरी, जो कि 31 साल का है, उसके द्वारा दिए गए थे। इसके बाद जब अफजल हुसैन चौधरी को पकड़ा गया तो उसके कब्जे से 7.1 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम जब्त किया गया। एटीएस ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि नेचुरल यूरेनियम इनके पास आया कैसे और इसका इस्तेमाल वो क्या करना चाहते थे और किस लिए करना चाहते थे। ये सारी बातों का खुलासा आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यूरेनियम जैसा अति संवेदनशील पदार्थ इन लोगों के कब्जे में आया तो कैसे आया। बहरहाल इस मामले में एटीएस जांच में जुट गई है। अगली खबर थोड़ी दुखद भरी आ रही है। जी हाँ, पद्मश्री से सम्मानित और तेजस विमान की नींव रखने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी जी का निधन हो गया है। वे 78 साल के थे। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको देर रात दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर मानस बिहारी जी का तेजस के निर्माण में अहम भूमिका थी और वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी भी रहे थे। आपको बता दें कि डीआरडीओ से रिटायरमेंट होने के बाद वो समाज सेवा से जुड़े रहे। उनका निधन अत्यंत दुखद है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो LCA AF Mk2 को लेकर आ रही है। अब इस फाइटर जेट में ब्रिटेन के हथियारों का पैकेज भी लगाया जाएगा, जिसके लिए ब्रिटेन सहमत भी हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच जो शिखर सम्मेलन हुआ, उस दौरान लड़ाकू विमान और जटिल हथियारों को विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का विस्तार करने की बात कही गई। भारत यूके के संबंधों ने कॉम्बैट एयर कोलैबोरेशन पर विस्तृत बातचीत का उल्लेख किया, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि यूके भारत के हल्के लड़ाकू विमान Mk2 कार्यक्रम के लिए किस तरीके से समर्थन कर सकता है। हालांकि LCA AF Mk2 के लिए EJ-200 इंजन के इंटीग्रेशन पर भी भारत द्वारा सहयोग करने की अटकलों को आगे बढ़ाने के लिए और सहयोग करने के लिए योजना बनाई गई है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी इस बारे में, खास करके इंजन के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। लेकिन LCA AF Mk2 प्रोग्राम के लिए यूके के द्वारा किए जाने वाले सपोर्ट में यूरोपीय हथियार प्रणाली के इंटीग्रेशन पर चर्चा की गई है। ASRAAM क्लोज कॉम्बैट मिसाइल, माइका AM, स्टॉर्म शैडो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, मेट्योर VLAM और कई यूरोपियन वेपन्स हैं, जिन्हें LCA AF Mk2 प्रोग्राम में इंटीग्रेटेड किए जाने की योजना है। और इन हथियार कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूके का MBDA भारत के साथ मिलकर काम करेगा। भारत और यूके LCA AF Mk2 प्रोग्राम के लिए अन्य हथियार प्लेटफॉर्मों की विकल्प की भी तलाश कर रहे हैं, यानी कि कुछ और नए हथियार जो कि इस फाइटर जेट के लिए बनाए जा सके, उसके विकल्प पर भी चर्चा की जा रही है। डीआरडीओ के चीफ पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि LCA AF Mk2 को हाई थ्रस्ट क्लास इंजन मिलना शुरू हो जाएगा, जो AMCA प्रोग्राम के लिए है। साथ ही आपको बता दें कि इस यूरोपियन वेपन पैकेज मिलने से LCA AF Mk2 की मारक क्षमता जबरदस्त हो जाएगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है रक्षा मंत्रालय को लेकर। एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है रक्षा मंत्रालय को। आपको बता दें कि देश के सशस्त्र बलों के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सेना, वायुसेना और नौसेना के वर्दीधारी कर्मियों को पहली बार औपचारिक रूप से रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी को सैन्य मामलों के विभाग यानी कि डीएमए में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। मेजर जनरल के नारायण, रियल एडमिरल कपिल मोहन धीर और एयर वाइस मार्शल हरदीप बैंस को डीएमए में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सरकार द्वारा शुरू किए गए रक्षा सुधारों के हिस्से के रूप में 2020 से ही काम कर रहे थे। आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत के पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव और डीएमए का पद है, जबकि पुरी पहले से ही अतिरिक्त सचिव और अन्य 3 अधिकारियों के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। आपको बता दें कि इस तरीके की औपचारिक नियुक्ति निर्णय लेने की शक्तियों को खोलती है और काम इससे और ज्यादा मैनेज तरीके से यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि डीएमए 4 स्टार सीडीएस की अध्यक्षता में सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों की देखभाल करेगा, लेकिन व्यक्तिगत संगठन पर कोई परिचालन नियंत्रण इसका नहीं होगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो अगली अपडेट भारतीय नौसेना के P-8I विमानों को लेकर आ रही है। 6 P-8I के लिए नए सौदे से पहले बोइंग ने पिछले एक दशक में 12 विमान भारत को बेचे थे, जिनमें कि 30% का प्रोविजन भी था। समझौते की शर्त में कहा गया है कि कुछ P-8I के कंपोनेंट्स और पार्ट्स को स्थानीय रूप से बनाया जाएगा, लेकिन बोइंग को भारत में बेचे जाने वाले अन्य बोइंग प्लेटफॉर्म के कंपोनेंट्स के लिए ऑफसेट क्रेडिट भी मिल सकता है। आपको बता दें कि कंपनी और भारत सरकार के बीच स्थापित ऑफसेट कार्यक्रम 2009 की बिक्री के दौरान ही कर दिया गया था। बोइंग के प्रवक्ता ने कहा कि P-8I पार्ट्स और कंपोनेंट्स के निर्माण में शामिल भारतीय कंपनियों में बिल्डिंग, कंपोजिट, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरिंग हॉर्न्स शामिल हैं, जिसमें कि स्थानीय कंपनी HAL, टाटा एडवांस मटेरियल्स, बी डायनामिक्स टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रोसेल्स, एवेंटेल, फोकर, एल्मो, सेस्मोस और किनको शामिल है। आपको बता दें कि 2009 में 8 और 2016 में 4 P-8I विमानों को डायरेक्ट कमर्शियल सेल के जरिए खरीदा गया था, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने अगले 30 सालों के लिए समुद्री निगरानी विमान क्षमता का विस्तार करने के लिए अमेरिका से सुरक्षा सहयोग ले रही है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो गरुड़ ड्रोन को लेकर आ रही है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बुधवार को रॉकेट लॉन्च टाउन श्रीहरिकोटा में स्थित अपने स्टाफ क्वार्टरों में दवाओं, सब्जियों और कीटाणुओं के छिड़काव में ड्रोन का इस्तेमाल किया और इसे एक परीक्षण के रूप में भी देखा जा रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट में गरुड़ एरोस्पेस के आधारित ड्रोन ने इसरो स्टाफ क्वार्टर में सब्जियां और दवाइयां और श्रीहरिकोटा में इमारतों को भी साफ किया। गरुड़ एरोस्पेस के प्रबंधक निदेशक यानी कि MD अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि हमने मानव रहित वाहनों का उपयोग करते हुए इमारतों को भी साफ किया। गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन एज अ सर्विस कंपनी है। इसरो के अधिकारियों ने कहा कि इस ड्रोन का परीक्षण काफी संतोषजनक रहा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस ड्रोन के लिए ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसरो ने 50% कर्मचारियों की क्षमता और शेष लोगों को घर से ही काम करने के लिए कहा है। यही नहीं, कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से इसरो का काम प्रभावित हो रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो तुर्की को लेकर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि तुर्की अपने TFX फाइटर जेट को स्टेल्थ बनाएगा। जिस तरीके से उसे F-35 प्रोग्राम से अमेरिका ने बाहर निकाला, तो ऐसे में अब तुर्की ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और एक घरेलू अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट की खरीद के लिए वो आगे बढ़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि तुर्की ने इसके फर्स्ट फेज में करीबन $1.3 बिलियन का अतिरिक्त निवेश किया है और इस प्रोग्राम में कुल 6000 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और टर्की जल्द ही TFX फाइटर जेट के लिए एक डेडिकेटेड हैंगर को भी पूरा करेगा। इसके अलावा इस विमान का विंड टनल टेस्ट भी जल्द किया जाएगा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि TFX प्रोग्राम आंशिक रूप से तुर्की के स्थानीय रक्षा उद्योग के लिए एक लाइफलाइन है, जो कि इस वक्त काफी नुकसान से गुजर रही है। हर महीने 2 यूनिट की भविष्य में अनुमानित उत्पादन गति और करीबन $100 मिलियन की प्रति यूनिट लागत से तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री साल का जो रेवेन्यू है वो करीबन $2.4 बिलियन का उन्होंने लक्ष्य भी निर्धारित कर रखा है। हालांकि TFX फाइटर जेट को एक उन्नत स्टील्थ एयर सुपीरियर फाइटर जेट की अवधारणा के आसपास तैयार किया जा रहा है। हालांकि TFX फाइटर जेट के बारे में कोई ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है। फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि TFX जो जेट है वो ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा। ये विमान आमतौर पर सेंसर फ्यूजन और उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम सहित सामान्य 5वीं पीढ़ी की विशेषताओं के साथ सामने आएगा। ये फाइटर जेट भी इंटरनल वेपन बे का समर्थन करेगा, साथ ही स्टील्थ प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए अन्य डिजाइन सुविधाएं भी देगा। इसके अलावा ये मुख्य रूप से एयर टू एयर मिशनों के लिए तैनात किया जाएगा। TFX जेट एयर टू एयर मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा, साथ ही इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा छोटी मिसाइलों को भी इसमें लगाए जाने के लिए विकसित किया जा रहा है। तुर्की का प्लान है कि TFX जेट को 2025 में इसकी पहली उड़ान की जाए और 2029 से इसकी यूनिट्स की डिलीवरी करनी भी शुरू कर दी जाए।
बहरहाल तुर्की कितना सफल हो पाएगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है आपको, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।